नमस्कार, स्वागत है आप सबका राज्यसभा टीवी के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवींद्र और आज हम हैं अहमदाबाद में साबरमती के तट पर। और इस बार गुजरात में क्या बड़े मुद्दे हैं, हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं, जिसमें से 2 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनिल पटेल जो बीजेपी से हैं, आपका स्वागत है। और मनीष दोशी जी हैं हमारे साथ कांग्रेस से। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही सुधीर एस सिरावल हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्वागत है सर आपका। अनिता राठौर जडेजा हैं, पत्रकार और ऑथर हैं, मैम स्वागत है आपका। शुरुआत में अनिल जी आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी सरकार रही है केंद्र में और यहाँ पर भी है, क्यों एक बार फिर आप जनता के सामने हैं और किस आधार पर आप वोट मांग रहे हैं, क्या बड़ा एजेंडा होगा? नहीं, हमारा एजेंडा एकदम स्पष्ट है। हमारा एजेंडा विकास की राजनीति है। विकास की राजनीति वही राजनीति जो राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई है। मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात में और केंद्र में जिस तरह से गांव, गरीब और किसान का विकास हुआ है, उसी आधार पर हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। हर घर का विकास, हर गांव का विकास, हर तबके का विकास, सर्वांगी विकास, मोदी जी का जो सूत्र है सबका साथ सबका विकास, उस आधार पर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन लंबे समय से राज्य में आपकी सरकार, केंद्र में 5 साल, क्या छूट गया, क्या रह गया, क्यों दोबारा सरकार आपकी चाहिए? नहीं, जो हमारा लक्ष्य था, जो हमने 2014 के मैनिफेस्टो में जो बातें बताई थी, उसमें से ज़्यादातर बातें पर काम या तो चालू हुआ है या काम पूर्ण हुआ है। ऑलमोस्ट मोर देन 80% जो हमारा मैनिफेस्टो में जो हमारा विचार था, हम लोग उसको विजन डॉक्यूमेंट बोलते हैं, उसमें जो हमारा विचार था उस पर कहीं ना कहीं काम हुआ है। आप देखो कि हर गांव में बिजली पहुंची है, हर घर में बिजली पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। देश में जिस तरह से महिलाओं के लिए या सबके लिए 7 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बने हुए हैं, हर घर में वो गैस सिलेंडर पहुंचाए, बीपीएल फैमिली को फ्री पहुंचाए, मुद्रा लोन के माध्यम से 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लोन मिली है, कम ऋण पर मिली है। तो छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर एक तबके के लिए इन ऑल लेयर वी हैव वर्क। कांग्रेस इस बार क्या कहना चाह रही है, क्यों इस बार बीजेपी की बजाय कांग्रेस को जनता या मतदाता वोट दे गुजरात के अंदर? सत्ता पाने के लिए लुभावने वादे करने वाली भाजपा बोला था सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होगी, आम लोगों को न्याय मिलेगा, किसान की बहुत तरक्की हो जाएगी और सब बहुत अच्छा हो जाएगा। हुआ क्या? किसान बर्बाद हुए, आर्थिक पायमाली में हो गए। जो 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था रोज़गार देने का हर साल में, नौकरियाँ तो 2 करोड़ के 5 साल में 10 करोड़ तो नौकरियाँ नहीं दी, पर जो नौकरियाँ थी वो रोज़गार भी छीना गया। 4 करोड़ 30 लाख नौकरियाँ छीनी गई। ये इसमें 70% 17% है वो ग्रामीण क्षेत्र की है, 30% है वो शहरी क्षेत्र की है। तो मैं मानता हूँ कि जो वादे किए थे वो वादा तो नहीं हुआ। बोले थे सबके अकाउंट में 15 लाख का काले धन वापस आएंगे, काले धन तो वापस नहीं है, पर सफ़ेद धन चला गया विदेश में। तो ये कौन सी राजनीति है? किस तरीके से आपने महंगाई की बात की थी? जो सिलेंडर, गैस का सिलेंडर कांग्रेस के शासन में 450 रुपये तक के मिलता था, आज 900 रुपये में मिल रहा है। तो गरीबों को तो और परेशानी ज़्यादा बढ़ गई, मध्यम वर्ग को और कठिनाई हुई। नोटबंदी की वजह से देश में जो हालात पैदा हुई, छोटे मोटे व्यापारियों का कारोबारियों पे जो घात लगी है, आज छोटे मोटे कारोबारियों का तो धंधा रोजगार ही खत्म हो गया। तो किस तरीके से आपने नोटबंदी किया? जीएसटी में आपने बोला था ये 1 टैक्स, ये तो गब्बर सिंह टैक्स हो गया, 28% तक ले रहे, कहीं तो 32% और मल्टी टैक्स हो गया। तो ये कौन सा आपका सिंगल विंडो वाला हो गया टैक्स? सिंगल वैल्यू टैक्स कैसे होगा? तो कुल मिला के देखा जाए, न व्यापारी खुश है, ना किसान खुश है, ना युवा खुश है, ना विद्यार्थी खुश है। शिक्षा महंगा हो गया, शिक्षा का बजट कम हो गया और महिलाएं परेशान है महंगाई की वजह से। सरकार की नाकामी आपने गिनाई, विजन क्या होगा, कैसे बदलेंगे? बहुत अच्छी बात आपने बोली। हम मुद्दा आधारित राजनीति के लेके आम लोगों के सामने गए। 20% गरीब परिवारों को, जिस देश में अपने जीने का अधिकार नहीं मिल रहा है, जिसको परेशानी है, वो गरीब लोगों को इसको हम 72,000 रुपये प्रति साल देंगे। तो इसके महिलाओं, जो वरिष्ठ महिला होगी, इसके खाते में आएगा। दूसरा हमने बोला किसान के लिए, जो किसान की हालत ख़राब है, इसको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, किसान के लिए अलग मंत्रालय होगा। किसका, इसको कितना पैसा दिया गया, वो पहली बार ऐसा देश में सोच रखी है राहुल जी ने। दूसरा, राहुल जी ने सबसे बड़ी बात रखी है रोजगार के लिए। मैं आपके पास आया, मैंने बीच में नहीं बोला हूँ। रोजगार के लिए देश में जिस तरीके से नोटबंदी और सब कुछ हुआ, ये हमने कहा है कि सबको रोजगार मिलेगा।
हमने सबको समान तक देने की बात बोला है। रोजगार में जो खाली जगह है, जो पद रिक्त पद है, वो पढ़ने के लिए हमने एक पूरा रिक्रूटमेंट कैलेंडर बनाएंगे और 20 लाख नौकरियों किस तरीके देंगे, ग्राम मित्र की किस तरह के, पंचायत मित्र किसे बनाया जाएगा। कुल मिला के देखा जाए कांग्रेस सबको साथ लेके सही अर्थ में आगे बढ़ना चाह रहा है। भाजपा का हमेशा स्लोगन रहा है सत्ता पाने के लिए सबका साथ सबका विकास, और सत्ता में आने के बाद सबका साथ 100 का विकास वाला हम ऐसे नहीं है। इस देश में लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके जो नौकरी सरकार आई है। नौकरी की आपने बात कही, मैं आपका जो घोषणा पत्र पढ़ा उसमें 2 चीज़ें हैं। 20 से 22 लाख नौकरियों की आप बात कर रहे हैं, वो जो खाली पद हैं। इसके अलावा बात कर रहे हैं कि राज्य में जो स्थानीय निकाय हैं, क्या राज्य सरकारें उसकी अनुमति केंद्र को देंगी, क्योंकि वो तो राज्य सरकार के अधीन आने वाले मुद्दे होंगे। इस पर कैसे आप लोग सामंजस्य करेंगे? देश पे करेगा, जो नौकरी पाने वाला होगा वो हमारी नीति स्पष्ट होगी, चाहे राज्य में हो या राज्य में, अंत में तो वो काम करेगा, देश के लिए काम करेगा। इसको पगार देके कि कहीं ना कहीं व्यवस्था में ऐसा होगा। हमने राइट टू एजुकेशन लाए, शिक्षा का अधिकार लाए, आज नौकरी मिली। जो शिक्षक की भर्ती हुई किसको मिला? वो गुजरात के और देश के नौजवान को मिला। गुजरात में जिस तरीके की नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में जो भ्रष्टाचार होता है, आर्थिक शोषण होता है, इसके खिलाफ हमने मुहिम छेड़ी है। और फिर मैं वादा करता हूँ कि हम जो बोलेंगे वो करेंगे, वो राहुल जी का है, हम निभाएंगे। और हमने इसलिए हमारे घोषणा पत्र में ये बात रखी है कि राज्यों के साथ हम परामर्श करके, वहाँ भी रिक्त पद है, अंत में तो सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए। ये राज्य आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, और इसके लिए हम परामर्श करके करेंगे। राज्य और राष्ट्र केंद्र का संबंध अच्छा रहेगा तो मैं मानता हूं कि इसके लिए इच्छा शक्ति अच्छी रहेगी तो सब कुछ अच्छा होगा। सुधीर जी, अब क्योंकि बार बार बात घूम फिर के रोजगार पे आती है, दोनों ही पार्टियों के एजेंडे को देखें, जिस तरीके के रोजगार की बात हो रही है कांग्रेस के घोषणा पत्र में, और जो बीजेपी ने कहा था, जो आज वो कह रही है, किस तरीके का फर्क दिखता है? रोजगार देना वाकई क्या किसी केंद्र सरकार के बस की बात दिखती है आज के दौर में, बिना राज्य सरकारों की मदद के? मुझे लगता है जब से 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीति दाखिल हुई पीवी नरसिंह राव के बाद, तो यहाँ रोजगारी से लेकर बिजनेस का जो हमारे एक लिबरल पॉलिसी आई, तो उसके बाद में संभावनाएं तो बढ़ी है। लेकिन अगर अभी की बात करें तो रोजगारी का मामला फिर अर्थतंत्र के साथ ही जुड़ा हुआ है, विकास के साथ जुड़ा है, इंडस्ट्री के साथ जुड़ा है। और फिर कितने लोग हर साल जो नौजवान अभ्यास पूर्ण करके नौकरी के लिए बाहर आते हैं, उसमें कुछ लोग नौकरी के लिए जाते हैं और कुछ लोग रोजगार। यहाँ में रोजगार शब्द पर यहाँ बड़ा युद्ध होता जा रहा है। युद्ध का पकौड़े को रोजगार कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, नौकरी मिले वो उसको होना चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन प्राइवेटाइजेशन के दौर में ये बात है, पैसा कमाना वो इम्पोर्टेंट बात है। आप बिजनेस करके अगर सेल्फ एम्प्लॉयड भी बनो तो भी अगर माहौल अच्छा है तो वो नौकरी करना खुद नहीं चाहेगा। दूसरा, अगर अवसर नहीं होंगे तो फिर नौकरी के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है किसी युवा के पास, तो उसको तो नौकरी ही चाहिए। तो देश में एक ऐसा माहौल होना चाहिए, इसमें गवर्नमेंट की नीतियाँ जिम्मेदार होती है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। वो नीतियाँ अगर सही तरह से ढंग से लागू होती है तो फिर इंडस्ट्री का विकास होता है। इंडस्ट्री का विकास में बहुत पैरामीटर जुड़े हुए, अगर ये इंडस्ट्री का विकास जुड़ा हुआ तो पब्लिक सेक्टर हो या गवर्नमेंट के सेक्टर हो, उसके अंदर नौकरियां तो मिलती है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी नौकरियां तब मिलेगी जब वो फ्लरिश होगी। मुझे लगता है कुल मिला के इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि अर्थतंत्र का जो भी प्रभाव बुरा या अच्छा होता है उस पर ही ये निर्भर होता है। बेरोजगार, और पिछले कुछ सालों में जो बेरोजगारी की समस्या ज़्यादा बढ़ी है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट अभी ये है, तो ये गवर्नमेंट जो चालू गवर्नमेंट है उसी पर बात होगी। अगर कांग्रेस की है तो कांग्रेस जिम्मेदार होगी, बीजेपी तो बीजेपी जिम्मेदार होगी, ऐसा मुझे लगता है। इसके कनेक्टेड ये मैं जोड़ सकता हूँ इस बात को। 45 साल में पहली बार ऐसा हुआ है इस देश में। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा आया है सबके सामने है, पूरे देश के सामने है। 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का दर ये मोदी सरकार की नीतियों की वजह से, और गुजरात में पिछले 11 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का दर इस सरकार में हुआ है, वो भी NSS का डेटा है। और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी ने भी ये इस बात सामने रखी है। मैं ये कोई मेरा डेटा नहीं है, ये भारत सरकार का डेटा है। मैं चाहता हूँ इस देश के नौजवान को जो महंगा शिक्षा पाने के बाद भी इसको अपनी प्रोफाइल के मुताबिक रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए कुछ ठोस काम करना हो, और इसके लिए ठोस काम के लिए वादा बड़ा किया आपने सत्ता पाने के लिए, वादे निभाने में आप निष्फल रहे, इसलिए हम कांग्रेस लोगों के वादे निभाने में असफल है। कांग्रेस मुझे बताए कि भाजपा के कौन से मैनिफेस्टो में 2 करोड़ नौकरियां की बात हुई थी। बताए मुझे, आप बताए, सार्वजनिक बताए। कांग्रेस मुझे बताए कि मैनिफेस्टो में, अब आप मत बोलिए प्लीज़। कांग्रेस मुझे बताए कि कौन से मैनिफेस्टो में 15 लाख देने वाली बात कही थी। कांग्रेस हर हमेशा झूठ की राजनीति करती है। आप मुझे बताए कि 10,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज बने हैं, ठीक है, तो ये बिना रोजगार बने हैं।
हर गांव में बिजली पहुंची है, तो ये बिना रोजगार पहुंची है। तो मतलब जितना भी काम हो रहा है, मान लो कि मुद्रा में 14 करोड़ लोगों ने लोन लिया है, ठीक है, तो 14 करोड़ में मोर देन 7 करोड़ नए लोग हैं, नए युवा है। तो वो जो काम करते हैं वो सब काम खुद करते हैं, अपने आप काम हो जाता है। कोई प्यून होगा, कोई क्लर्क होगा, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर होगा। अगर ये डेमोक्रेटिक कंट्री को साम्यवादी कंट्री आप बना दो तो आरोग्य की सेवा हो सरकारी, शिक्षण सरकारी, सभी सरकारी, तो ये इतनी सारी 130 करोड़ नौकरियां हो सकती है। राहुल जी स्वरोजगारी को जो समान बेरोजगारी मोदी जी ने जो एनवायरनमेंट बनाया उसको तो रोजगारी गिनते ही नहीं है। और हर हमेशा मान लो कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हुआ, नॉट ओनली हाईवेज, रेलवेज का काम हुआ, सभी मीटर गेज रेलवेज ब्रॉड गेज बन रही है, वाटर बेस का काम हुआ। कांग्रेस हर हमेशा सिर्फ एलिगेशन की बात करते हैं। कांग्रेस मुझे बताए कि 2004 से 2014 तक मनमोहन जी अर्थशास्त्री थे विश्व के नामांकित, तो कितनी रोजगारी मिली। कांग्रेस किसान की बात करते हैं तो कांग्रेस ने किसानों के लिए एमएसपी क्यों नहीं बढ़ाई। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट 2007 में आ गई थी, तो 2007 से 2014 तक कांग्रेस ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के जो 7-8 बिंदु थे उस पर अमलवारी क्यों नहीं की। तो कांग्रेस हर हमेशा चुनाव आती है तब आती है, चुनाव जाता है तो फिर चले जाती है, लोगों को गुमराह करना। अनुता, जिस तरीके से इस बार का चुनाव है और गुजरात के नज़रिए से मैं समझूं, यहाँ पर क्या बड़े मुद्दे दिखते हैं? क्योंकि राज्य में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी पिछले 5 साल बीजेपी की सरकार थी, लेकिन इसके बावजूद क्या जाति, रिजर्वेशन, गांव, खेती, ये सब बड़े मुद्दे हैं या इससे अलग शिक्षा, रोजगार, कुछ और ऐसे मुद्दे? सारे ही मुद्दे हैं और हमेशा हर इलेक्शन के पहले हर पार्टी अपनी पार्टी की अच्छाई और दूसरी पार्टी की बुराई की लिस्ट तैयार ही रखती है और इस बार भी वही हो रहा है। अगर आप कुछ यूथ से जाके या कभी होम मेकर्स से जाके बात करेंगे तो रियलाइज़ होगा कि उसमें भी एक डिवाइड है। तो बहुत सारे लोग हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आजकल कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह से बात की जाए तो उनको ऐसा लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इतना एक डिफ़िकल्ट और टफ सब्जेक्ट हो गया है उनके लिए। उनको लगता है कि अगर ये सिचुएशन आ रहा है प्रोग्रेसिव गुजरात का तो क्या होगा। बट एट द सेम टाइम वही यूथ जो है दे आर ऑल्सो बीइंग वेल प्लेस्ड। तो ऐसा कहना बहुत गलत और मुश्किल होगा कि सिर्फ कांग्रेस के राज में ही सब लोग ने फ्लरिश किया है या फिर सिर्फ बीजेपी ने पिछले 5 साल में या 10 साल में चमत्कार दिखाया है। ऐसा नहीं है। इट इज़ ऑफ कोर्स, और इतने सालों से 50-60 इयर्स हमारे पास कभी बीजेपी रही है, कभी कांग्रेस रहा है, अलग अलग लोग रहे हैं और अलग अलग टाइप के प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आई हैं। जब बैशिंग का टाइम आता है तो दोनों पार्टीज तैयार हो जाती हैं दूसरे को बैश करने के लिए और वही इस बार भी हो रहा है। पर मैंने जो देखा है थोड़ा यूथ और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट का जो एक मुद्दा है वो काफ़ी सारा बॉदर कर रहा है। ऑफ कोर्स फार्मर्स का इश्यू है, एजुकेशन ओवरऑल, और जो प्रोमिसेस जो उन्हें लगता है कि की गई थी 5 इयर्स पहले, अच्छे दिन आएंगे, ये वो कई लोग हैं जो सोचते हैं वो अच्छे दिन आएंगे और इसलिए चलो कंटिन्यू करें यही सरकार के साथ, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लगता है कि कहाँ हैं अच्छे दिन। तो दोनों ही मुझे तो लगता है कि बोलना ठीक भी नहीं है। आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि अच्छे दिन आए ही नहीं, अगर नहीं आए होते तो बात पूरा बिगड़ जाता स्टेट में, कंट्री में। सो थोड़ा मिक्स्ड है सब कुछ और वैसा ही रहेगा। बट कोई भी पार्टी दूसरे को पूरे ढंग से गिराए वो सही नहीं है। एक चीज़ जो दिखती है, बीजेपी बार बार कह रही कि हमने 5 साल केंद्र में काम किया, बिहार और गुजरात में जिस तरीके से लंबे अरसे से बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस यहाँ पर विरोधी दल के तौर पर ज़रूर दिखती है, लेकिन सत्ता से दूर क्यों? कहते हैं कि जनता की नब्ज़ नहीं पकड़ पा रही या संगठन मजबूत नहीं कर पा रहा। एक आरोप ये भी लग रहा है कि बाहरी लोगों को आपके यहाँ जगह मिल रही है, वो इस बार का नुकसान पहुँचाएगा या फ़ायदा? जहाँ तक सवाल है, पहले मैं आपका प्रश्न का जवाब दूँ। इसके पहले मेरा मित्र डॉक्टर अनिल पटेल ने जो बोला इस बात को, क्या इस देश में रेलवे के रिक्रूटमेंट बोर्ड से जो भर्ती की प्रक्रिया में परीक्षा फीस 900 करोड़ वसूला जाए और देश के नौजवानों के पास से 900 करोड़ लूटा जाए और इसको वापस नहीं मिले, क्या ये रोजगार का तरीका है? रेलवे रिक्रूटमेंट मेरी आरटीआई है, इसमें कोई नोबडी कैन डिनाई इज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मैंने खुद ने किया। दूसरा बड़ी बात है, रोजगार के लिए कांग्रेस ने बहुत बार भाजपा की और से कहा जाता है 7 साल में हमने ये किया, हमारा 60 महीना देखो। मैं बोलता हूँ 7 साल में हमने कुछ नहीं किया होता। इस देश में 20 करोड़ की जनसंख्या के खिलाफ
जब देश आज़ाद हुआ तो 20 करोड़ की जनसंख्या थी, हमको खाने के लिए धान नहीं था, हम अमेरिका से लाल गेहूँ मंगाते, मजबूरी थी। आज देश की 130 करोड़ की जनता को खाने के धान मिल रहा है। इस देश में सोई नहीं बनती थी, सैटेलाइट बन रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये किया है इस वादे के साथ। मैं आपको कविंदर जी आपका प्रश्न पे आता हूँ। जहाँ तक सवाल गुजरात में, भाजपा की एक सोची समझी साजिश के मुताबिक कहीं ना कहीं भाजपा आपने देखा होगा 2017 की चुनाव में कांग्रेस ने बहुत अच्छा जन समर्थन, जन आशीर्वाद गुजरात की जनता ने हमको दिया। हाँ, निश्चित तौर पे हम अंक संतों की संख्या में देखे जाए हम सत्ता में नहीं पहुंचे, पर हमारी 2017 के चुनाव में हम जब गए तो हमारे पास 43 विधायक थे। हम सत्ता के नज़दीक आए, 80 हमारे विधायक है। हाँ, हम कहीं पे हमारा कहीं शहरी विस्तार में कहीं पे हमको जो मिलना चाहिए वो जन समर्थन, जन आशीर्वाद पाने में हम कहीं ना कहीं विफल रहे। तो दूसरी ओर ये भी बात सच है कि भाजपा के पास जो जिस तरीके से पूरा माहौल बनाया, जिस तरीके से आता है, सबके पहले चुनाव के पहले विकास की बात, बाद में लास्ट में गाय आ जाती है, गंगा आ जाती है, सब आ जाता है, सब पोलराइजेशन की बात आ जाए, ध्रुवीकरण की राजनीति किया जाता है, सब मिला के कुल देखा जाए विकास कितना पागल हो गया था सबने देखा होगा इस गुजरात में। तो मैं कुल मिला के देखा जाए कौन ये सब बात कराए, क्यों 5 साल का हिसाब क्यों लोगों के सामने नहीं रखा जाए। लोकतंत्र का पर्व में सबसे बड़ी बात होती है सत्ताधारी पक्ष अपना 5 साल का हिसाब देके जाए। हमने बोला था, हमारे साथ जो हमारे पे आक्षेप हुआ, हमने हमारी सरकार का हिसाब दिया था लोगों के सामने। हमको लोकतंत्र में जो मिला है वो काम हमने किया, हमको जिम्मेदारी मिली। भाजपा अपने मूल मुद्दों को भटकाने जा रही। आज किसान की हालत क्या है, एनसीआरबी का डेटा 2 साल से क्यों देना बंद कर दिया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आत्महत्या किसानों की हो रही है। वो कविंद्र जी, मनीष जी ने बहुत सारे एलिगेशन किए। मुझे कांग्रेस से पूछना है कि जब महाराष्ट्र में उनकी सरकार थी तो कितने किसानों ने सुसाइड किया था, आंध्र में उनकी सरकार थी तो कितने किसानों ने सुसाइड किया था, वो बताए, नंबर 1। नंबर 2, वो जो रोजगार के सब स्टैटिस्टिक बता रहे हैं तो अभी तक 2004 से 14 तक का एक भी स्टैटिस्टिक उन्होंने नहीं बताया। नंबर 3, जिस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जो जीडीपी 2014 में 4.8 था वो आज 7.2, 7.3 हुआ है। जो इन्फ्लेशन की रेट 2014 में 10 से ज़्यादा थी वो आज एकदम कम हो गई है, अप टू 1.62 आसपास है। तो जिस तरह से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो अर्थव्यवस्था बिना रोजगार बढ़ती है, मेरा क्वेश्चन है। और जिस तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो या वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी में अपना 6ठा नंबर है तो ये बिना रोजगार होता है। कांग्रेस की एक प्रैक्टिस बन गई है, 5 साल में ये सरकार में टोटल करप्शन फ्री गवर्नेंस है और अब तक की सरकारों में वाजपेयी के बाद गुड गवर्नेंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। क्योंकि दोनों पॉलिटिकल पार्टियों ने काफ़ी वक्त लिया। मैं दो जो जर्नलिस्ट हैं या न्यूट्रल, मैं आपके पास जाऊँगा। जिस तरीके की चर्चा होती है, चाहे वो राजनीतिक रैलियों में हो, टीवी बहस में हो, या फिर नेताओं के भाषणों में हो या घोषणा पत्र में, क्या आपको लगता है कि ज़मीनी जो मुद्दे हैं, जो जनता के असल मुद्दे हैं, उस पर पॉलिटिकल पार्टियां बात कर रही हैं, या फिर उनसे दूर हटकर सिर्फ 2 चेहरों के इर्द गिर्द उनके आरोप प्रत्यारोप, इसी की राजनीति और इसी का चुनाव है? बिल्कुल बात कर रही हैं, दोनों पार्टियां उसके बारे में सिर्फ बात ही कर रहे हैं। और आगे क्या करना चाहिए वो भी अभी बातें होंगी, फिर आगे जाके हर बार, ये कोई अभी की बात नहीं है। आप 2014 के इलेक्शंस देखिए, उससे पहले देखिए, बातें बहुत होती हैं, मैनिफेस्टोज बनते हैं, सब कुछ होता है। और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये वाली पार्टी ने जब रूल किया तब गलत था या वो वाली ने। हर बार कुछ ना कुछ हुआ है, देश आगे बढ़ा है। और साथ में पर क्या होता है इलेक्शन के टाइम पे कि जिसकी गलतियां होती हैं, सपोज अगर बीजेपी की गलतियां हैं तो आज राहुल एंड पूरा जो कांग्रेस का है वो निकल पड़ेंगे और उनकी गलतियों को हाईलाइट करेंगे। अगर कांग्रेस ने कुछ किया था और अगर वो उसके बारे में ज़्यादा बोल नहीं पाए तो बीजेपी कुछ करके बता देते हैं कि देखो हमने ये चीज़ इंट्रोड्यूस किया या ये किया। बात सिर्फ इतनी सी है कि लोगों में होप जो होता है वो ज़रूर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक जगाया है। और मेरे ख्याल से लोगों को सिर्फ एक वो चीज़ की ज़रूरत है, स्पेशली हमारी कंट्री जहाँ पे एजुकेशन इतना ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल अवेलेबल नहीं रहा है डिस्पाइट सो मेनी प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। और उसमें क्या होता है कि हर जगह हर किसी को ये लगता है कि चलो अब हमारा जो है विकास हो रहा है, अब हमारा प्रेजेंस जो है वो इंटरनेशनल हो रहा है। और लोगों को कई जगहों पे ये चीज़ दिख भी रही है कि इंटरनेशनल प्रेजेंस है, लोग एटलीस्ट जानते हैं कि हाँ चलो ये हमारा कंट्री है। वो देख के बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, एटलीस्ट मैंने जो 100, 200, 300 लोगों से अभी रिसेंटली एक हफ्ते में बात की है, उनका यही कहना है कि एटलीस्ट ये फीलिंग तो आ रही है कि हाँ अब आगे कुछ होगा। अगर बात नहीं करेगा कोई, बताएगा नहीं कि क्या हो रहा है देश में या क्या होना चाहिए, तो हमें कहाँ पता कि हम कहाँ, वेयर डू वी स्टैंड। तो वो एक चीज़ जो है, एक होप,
उस होप की वजह से काफ़ी सारे लोगों का बेंट एक पार्टी की तरफ है। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जिस तरीके की राजनीति हो रही है और जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट एक यूथ या फिर पब्लिक सोचती है, उसकी दिशा इस बार क्या दिखती है और 2014 से गुजरात में क्या नई चीज़ या क्या नए मुद्दे दिखते हैं? मुझे लगता है आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया। अनुराधा जी ने भी जैसे होप की बात की, मेरा यह कहना है कि होप और रियलिटी ये दोनों चीज़ होती है। होप एक काल्पनिक दुनिया होती है, लेकिन बहुत अच्छा है, अगर कुछ काम करना है आपको प्रेरित करता है, वो अच्छी बात है। अगर उस दिशा में सही काम किया जाता है तो एक रियलिटी आपके सामने आती है। अनफॉर्चुनेटली 5 साल में इतना नहीं हुआ जितनी होप बढ़ाई गई थी। अर्थतंत्र की भी जहाँ तक बात करें तो मैं आंकड़ों से अगर ये बात करें, आंकड़े बहुत अलग अलग तरीके से आते हैं। मैं एक सीनियर जर्नलिस्ट होते हुए भी मैं काफ़ी हर तरफ के आंकड़े को विश्वास रख के उसमें कंपेयर करता हूँ तो मैं कहीं उलझ भी जाता हूँ। तो मुझे लगता है लोग भी आंकड़ों में इतने विश्वास नहीं करते होंगे जितने भी इकोनॉमिस्ट भी करते होंगे, क्योंकि उनके लिए रियलिटी इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत अच्छी तरक्की होती, प्रमाण की मैं बात करता हूँ, तो न तो एजिटेशन होता, न तो लोगों को शौक हो जाता कि हम चलो आके आंदोलन कर डालें, चाहे वो किसान हो, चाहे वो पाटीदार आंदोलन, चाहे कुछ भी हो। उसका मतलब ये भी नहीं कि गवर्नमेंट जस्ट ऐसे ही करके बैठ चुकी है। लेकिन मुझे लगता है कि जो पिछले 5 साल को जो आपने सवाल किया, उम्मीदें जितनी बढ़ाई गई थी इतना परिणाम नहीं मिला। और दूसरा, रिसेशन तो 100% दिखता ही है, क्योंकि एक तो नोटबंदी ब्लंडर था, वो बहुत सर्वसिद्ध हो चुका है। उसका कारण मैं ये कहता हूँ कि कभी पीएम हो या बीजेपी के नेता कभी ऐसा तो गर्व से कहते नहीं कि हमने नोटबंदी की, वो सिद्धि कभी नहीं दिखाया। उसका मतलब दे ऑल्सो हैव रियलाइज कि भाई दिस वॉज समथिंग ब्लंडर। और दूसरा, द वे दे इम्प्लीमेंटेड जीएसटी, तो उसमें भी कमी आती। उसमें नीयत गलत है ऐसा मैं नहीं कह सकता, कि नीयत अच्छी हो सकती है, आप कह सकते हैं बाद में नियत, लेकिन जो प्रिपरेशन होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए, उसमें या तो कुछ ओवर एम्बिशियस सोच के अगर अच्छी नियत से भी किया लेकिन उसका परिणाम बहुत नेगेटिव है, उसका लोग जो भुगत रहे, तो उसके लिए नेगेटिव एटमॉस्फेयर है आज की तारीख में। मेरा जो लास्ट सेंटेंस है, आपने जो मेन सवाल किया, 2014 में जिस तरह से पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था, एक आशा थी, एक उम्मीद थी, उसके सामने इस बार डिसअपॉइंटेड इसलिए कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर की स्लेट क्लीन थी, अभी उसके सामने 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो उसने जितना लोगों ने सोचा उतने जितना कहा इतना नहीं हो पाए, तो इसके लिए। और दूसरा, बाकी भी कुछ पैरामीटर्स ऐसे जो नेगेटिव राजनीति अभी हावी हो रही है, लेकिन ये दूसरा सवाल है। क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, मैं दोनों प्रतिनिधियों सिर्फ एक सवाल और बहुत संक्षेप में चाहूँगा जवाब। कोई 3 बड़ी चीज़ें जो आप करना चाहेंगे गुजरात के लिए अगर आपकी सरकार बनती है, क्या वादा है जो रियलिस्टिक हो, जो धरातल पर उतार पाएँ? 20% गरीब परिवारों को सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए न्यूनतम आय योजना लागू करेंगे। किसानों को न्याय मिलाने के लिए, किसानों को अपना जीवन जीने का अधिकार देने में, इसको देवा माफ़ी से लेके कर्जा माफ़ी से लेके कर्जा मुक्ति तक हम ले जाएंगे। इसको परिवर्तन लाएंगे, उत्पादन खर्च कम करेंगे और इसको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। तीसरा, हम सबसे बड़ा आमूल परिवर्तन जो करना चाहते हैं वो शिक्षा व्यवस्था में और आरोग्य सेवा में। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान फसल योजना बन गई है, मेरा दोस्त ने बोला था कि किस तरीके से नौकरी 2004 से 14 में, मैं 30 सेकंड में ये बात कर दूंगा। राइट टू एजुकेशन लागू करने से देश में 1 करोड़ नए शिक्षकों टीचरों की भर्ती होने की जो प्रावधान हुआ, मात्र राइट टू एजुकेशन लागू करने से 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त में पढ़ाई पढ़ने का अधिकार, इसलिए 1 करोड़ नौकरियां जन्म हुई शिक्षकों की। दूसरा, हमने मनरेगा में 6 करोड़ परिवारों को नौकरी हर साल दिया, इसको काम करने का अधिकार दिया। हमने सबसे बड़ा राइट टू फॉरेस्ट में, जंगल की जमीन में जो फॉरेस्ट से अत्याचार होता था, वो आदिवासी भाई बहनों को हमने न्याय दिलाया। इस देश में जो 20 करोड़ विश्व पर में आर्थिक मंदी थी, तब मनमोहन सिंह की नेतृत्व में देश में आर्थिक तरक्की हो गया। 20,000 नई बैंकों की शाखा खुली, इसलिए देश में तरक्की हुई। इस राजीव गांधी, मेरी सवाल पूरा करने के वक्त पे कहते हैं, विश्व में 10 लोग काम कर रहे हैं, इसमें 7 भारतीय काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राजीव जी की सोच थी। 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन का क्रांति हुई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हुई, कंप्यूटर की क्रांति हुई। वो वक्त पे बीजेपी कह रही थी कि टेक्नोलॉजी आएगी तो बलद गाड़े में निकले थे कि कंप्यूटर से रोजगारी छीनी जाएगी। आज विश्व में भारत की तरक्की है तो ये राजीव जी की सोच की वजह से। मैंने इसीलिए कहा कि भविष्य रोजगार देना चाहती है, हर लोग को, हर युवा को सम्मान देना चाहती है। हम भविष्य की बात करें, 3 बड़े मुद्दे, बहुत संक्षेप सर क्योंकि वक्त खत्म है। 3 बड़े मुद्दे जो करना चाहे, क्योंकि हम इतिहास में जाएंगे तो चर्चा शायद कई महीने और कई साल चल सकती है, और आंकड़े के जरिए किसी चीज़ की हकीकत कई बार गलत भी दिखती है। नहीं, मनीष जी ने 2 मिनट लिया, मैं 2 मिनट आपकी नहीं लूँगा। हमारा लक्ष्य है हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, सबका साथ सबका विकास, और हिंदुस्तान को विश्व का नंबर 1 कंट्री बनाना और पॉजिटिव राजनीति करना। कांग्रेस जो नेगेटिव राजनीति कर रही है उस रास्ते पर नहीं चला मुझे। लेकिन एक आप 30 सेकंड दे दी,
वो सुधीर जी ने नोटबंदी के बारे में बताया। सुधीर जी को शायद मालूम नहीं है कि नोटबंदी के बाद कितनी सेल कंपनियां बंद हुई, नोटबंदी के बाद कितने इनकम टैक्स पेयर बढ़े, नोटबंदी के बाद कितनी इनकम टैक्स की इनकम बढ़ी, उनको शायद ये सब मालूम नहीं है, इसलिए वो बता रहे हैं कि नोटबंदी फेल हुई। नोटबंदी के बाद अपनी अर्थव्यवस्था एक चौकस रोड पर आने लगी है। उसी हिसाब से नोटबंदी और जीएसटी के बाद देखो अपनी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी हुई, तो उसके प्रमुख कारण ये नोटबंदी और जीएसटी है। वो शायद मैं सुधीर जी को विनती करूंगा कि आप नोटबंदी का पूरा स्टैटिस्टिक पढ़े। अहमदाबाद में जिस तरीके से ये चर्चा है, और इस चर्चा के जरिए हमारी कोशिश थी कि असल में पॉलिटिकल पार्टियों के पास मुद्दे क्या हैं, वो किस राजनीति के रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं, और साथ ही आम पब्लिक क्या चाहती है और किन मुद्दों पर वो बात करना चाहती है, उसका फ़र्क, यानी पॉलिटिकल पार्टियां कहाँ खड़ी हैं और जनता और उसके मुद्दे कहाँ पर खड़े हैं, दोनों का एजेंडा क्या है और दोनों का भविष्य का प्लान क्या है। आपने देखा समझा, तय आपको करना है, लेकिन मतदान ज़रूर कीजिए। और हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में अहमदाबाद से बस इतना ही। नमस्कार।